गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंशिका, योर साइंस टीचर। आज हम रसायन विज्ञान का पार्ट 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु की संरचना। तो शुरू करते हैं। जो पदार्थ होते हैं वह परमाणु से मिलकर बने होते हैं और अणुओं से मिलकर बने होते हैं। जो पदार्थ है उनके खंड हम कर सकते हैं, लेकिन जो परमाणु हैं उनके हम और हिस्से और खंड नहीं कर सकते। लेकिन परमाणु भी किन्हीं चीज़ों के मिलके बने होते हैं। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि वह किस किस चीज़ों से बने होते हैं। तो परमाणु में पहली चीज़ अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वह होता है जिसका आवेश ऋणात्मक होता है, वह ऋणावेशित होता है, मतलब उसका नेगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर, और इसको हम ई के ऊपर माइनस का चिन्ह लगा के इसको हम दर्शाते हैं। और इसका जो द्रव्यमान होता है वो नगण्य होता है, मतलब इसका मास जो होता है वो ना के बराबर होता है। अब दूसरा है प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन होता है गणावेशित, मतलब इसका जो आवेश होता है वो घनात्मक होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ये, और इसको हम पी के ऊपर प्लस का चिन्ह लगा के इसको हम दर्शाते हैं। और अब हमें पता लग गया कि जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है वो परमाणु के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वह परमाणु से निकालना बहुत ही आसान होता है, लेकिन प्रोटॉन परमाणु से निकालना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि वह अंदर धंसा हुआ होता है। अब जो है कैनाल रे के द्वारा दूसरे अपरमाणु का पता चला, यह किरणें घनावेशित विकिरण थी। अब हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना कैसे हुई। इसमें हम पढ़ेंगे कि भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडल पढ़ेंगे और किस किस वैज्ञानिक ने कौन से मॉडल बनाए हम यह पढ़ेंगे। पहला है हमारा थॉमसन का परमाणु मॉडल, मतलब थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो इसने अपना मॉडल क्रिसमस केक और तरबूज से बताया था। इसने यह बताया था कि जो क्रिसमस केक में जो सूखा मेवा होता है वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, और जो हमारा केक होता है वो होता है प्रोटॉन। और आप इसमें देख रहे हैं कि जो तरबूज है उसका जो लाल लाल जो हिस्सा है वो होता है घनात्मक यानी प्रोटॉन, और जो जो काले बीज हैं वो होते हैं ऋणात्मक यानी इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं जो संतरी रंग है वो होगा हमारा प्रोटॉन, मतलब घनात्मक, और जो माइनस जो होता है ये जो है ये होता है हमारा ऋणात्मक यानी इलेक्ट्रॉन। तो इससे हमें पता लगा कि जो थॉमसन ने वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे बताए थे कि जो हमारा प्रोटॉन वाला जो हिस्सा होता है, मतलब घनात्मक जो हिस्सा होता है, और उसके अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन घुसे हुए होते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि जो घनात्मक गोला है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो धंसे हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे थॉमसन के प्रस्तावित क्या क्या था। थॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे हुए होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। दूसरा, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश दोनों मिलकर समान हो जाते हैं, मतलब कि दोनों का जो आवेश हो जाता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि ऋणात्मक मतलब माइनस और धनात्मक मतलब प्लस, दोनों को मिला के वो जीरो हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। अब हमने ये पढ़ लिया कि थॉमसन मॉडल में क्या था। अब हम पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल से हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं हमारे परमाणु में, लेकिन जो थॉमसन थे वो वैज्ञानिक के कई प्रयोगों को नहीं बता पाए, नहीं समझा पाए। उन्होंने बहुत चीज़ें नहीं समझाई, तो इसलिए उनका जो था वो रद्द हो गया, उनका जो मॉडल था वो रद्द हो गया। लेकिन हमें उससे यह पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो कैसे होते हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड यह जानने का इच्छुक थे कि परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे व्यवस्थित होते हैं परमाणु के अंदर। अब उन्होंने एक प्रयोग किया, जो आप इसमें देख सकते हैं कि उन्होंने एक ये प्रयोग किया था।
इस प्रयोग में अब हमें रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम तो समझ आ गया कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें क्या क्या था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि उसके प्रयोग के आधार पर उसने क्या क्या जो लिखा था, क्या क्या बताया था। कि परमाणु के केंद्र घनावेशित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। जो परमाणु होता है उसका जो केंद्र मतलब जो बीच वाला हिस्सा होता है उसे घनावेशित कहते हैं, उसके अंदर घनावेशित होता है वो मतलब पॉजिटिव होता है और उसको बोलते हैं नाभिक। उस हिस्से को क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। फिर एक परमाणु का संपूर्ण जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक में होता है, कि पूरा का पूरा जो भी उसमें जो उसका द्रव्यमान जो उसका मास होता है वो पूरा नाभि में होता है। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं एक मार्ग में, ये बताया था रदरफोर्ड ने। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना बहुत ही छोटा होता है। जो परमाणु होता है उसका आकार बड़ा होता है और जो नाभिक का आकार होता है उसका आकार बहुत ही छोटा होता है। अब आपको ये समझ आ गया रदरफोर्ड मॉडल जो था उसका, वो समझ आ गया परमाणु का मॉडल। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि कैसे जो किरणें हैं वो जा रही हैं, कैसे उल्टी आ रही हैं और कैसे वो थोड़े थोड़े भागों में मुड़ रही है। अब है हमारा, अब जो रदरफोर्ड था वो नहीं बता पाया था कि जो इलेक्ट्रॉन है, अब हम ये समझेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के बाहर तो घूम रहे हैं, लेकिन वो घूमते घूमते अपनी ऊर्जा भी गवाएंगे और उस ऊर्जा को गवाते गवाते वो एकदम जाकर उस नाभि में गिर पड़ेंगे। और अगर वो नाभि में गिर गए तो परमाणु अस्तित्व हो जाएगा। लेकिन ऐसा हमें पता है कि परमाणु अस्तित्व होता ही नहीं है कभी भी, परमाणु हमेशा स्थिर होता है। तो ये नहीं बता पाए थे कि ऐसा क्यों होता है, इसलिए उनका भी जो मॉडल था वो भी रद्द कर दिया गया था। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे बोहर का जो परमाणु मॉडल है वो पढ़ेंगे। और उन्होंने बताया था कि जो परमाणु है वो कैसे स्थिर होता है और कैसे जो इलेक्ट्रॉन है उसके आसपास घूमते हैं। तो वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। और आप इसको ज़रूर पढ़ना क्योंकि ये आपके पेपर में भी आएगा। उन्होंने क्या करा, जो अल्फ़ा जो किरणें होती है उसको उस पन्नी से टकराया, उन्होंने टकराव कराया उनका। तो उन्होंने क्या देखा कि क्या हुआ, उन्होंने ये सोचा था कि जो सोना होता है और उसके जो परमाणु होते हैं वो बहुत भारी होते हैं, तो जो किरणें हैं वो वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके बिल्कुल विपरीत हुआ। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि तेज गति से चल रही अधिकतर जो अल्फ़ा कण है, अल्फ़ा कण कौन सी होती है, वो जो है वो पॉजिटिव चार्ज होती है, मतलब धनात्मक आवेश होता है उनका। तो तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फ़ा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। क्या हो गया, वो सीधे के सीधे बाहर निकल गए, जैसे आप इसके अंदर देख रहे हैं सीधे बाहर निकल गए। कुछ जो अल्फ़ा कण थे वो पन्नी द्वारा बहुत छोटे कोण से विशेषित हो गए, वो बहुत छोटे जो कोण है उससे विशेषित हो गए, जैसे आप इसके अंदर देख रहे हैं ऐसे और ऐसे, कोई 60 पे कोई 30 पे ऐसे वो विशेषित हो गए। आश्चर्यजनक बात यह है, आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आया। उन्होंने क्या सोचा था कि सारे जो कण हैं वो वापस आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रत्येक 12,000 कणों में से सिर्फ एक ही जो कण है वो वापस आया। अब इसमें भी देख सकते हैं कि कुछ जो हैं वो सीधी निकल गई, कुछ जो हैं वो विशेषित हो गई और जो कुछ हैं वो हमारी वापस आ गई, जो अल्फ़ा कण है और जो किरणें हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब आश्चर्यचकित लगा कि ये कैसे हो गया। तो उन्होंने कुछ परिणाम निकाले। इसके बाद क्या परिणाम निकाले? पहला परिणाम, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली होता है। अब जब अल्फ़ा कण जो है वो बहुत सारी सीधी निकल गई, तो इससे यही पता चलता है कि जो परमाणु का जो अधिकतर भाग होता है वो खाली होता है, इसलिए तो वो बाहर निकल गई सीधी। और कण विशेषित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल गई, उसके बाद वो उसकी पन्नी से बाहर निकल गई। बहुत कम कण अपने मार्ग से विशेषित होते हैं
उससे यह पता चलता है परमाणु में घनावेशित भाग बहुत कम है। तो अब कुछ जो हैं वो जो मैंने आपको बताया कि जो अल्फा कण है वो पॉजिटिव चार्ज मतलब घनावेशित होती हैं। तो जो घनावेशित और घनावेशित दोनों मिलके वो एक दूसरे को दूर करेंगी आपस में। लेकिन जो कुछ ही जो कण हैं वो थोड़े से ही जो है हमारे उस पर वो थोड़े से ही उस पर वो विशेषित हुई। तो इसलिए यह पता चलता है कि उसमें थोड़ा सा भाग जो है वो घना विशेषित है। अब तीसरा उसको क्या पता लगा कि बहुत कम जो अल्फा कण है वो 180 डिग्री पर विशेषित हुए हैं, मतलब कि वापस उल्टे आ गए, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण घनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। मतलब कि जो परमाणु का जो द्रव्यमान है वो भीतर एक छोटे से भाग में ही पूरा है, सीमित है, और बाकी जो हिस्सा है वो खाली है, क्योंकि उससे वो सीधी निकल गई, जो उसकी अल्फा कण थी वो वहाँ पे सीधी निकल गई। तो ये समझ आ गया आपको कि जो अल्फा कण थी वो सीधी क्यों निकल गई, क्योंकि उस जो परमाणु है उसके अंदर बहुत सारा भाग खाली होता है। कुछ विशेषित हो गई क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा जो है वो घना विशेषित जो भाग होता है, और थोड़ा और कुछ ही एक या आधी बस मतलब बहुत ही कम जो है वो 180 डिग्री से वापस आ गई। इसका मतलब कि वो जो सारा का सारा जो भी जो द्रव्यमान है वो बीच में ही स्थित है। तो इससे हमें यह पता चलता है। तो अब हमें रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम तो समझ आ गया कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें क्या क्या था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि उसके प्रयोग के आधार पर उसने क्या क्या जो लिखा था, क्या क्या बताया था। कि परमाणु के केंद्र घनावेशित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। जो परमाणु होता है उसका जो केंद्र मतलब जो बीच वाला हिस्सा होता है उसे घनावेशित कहते हैं। उसके अंदर घनावेशित होता है वो मतलब पॉजिटिव होता है, और उसको बोलते हैं नाभिक। उस हिस्से को क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। फिर एक परमाणु का संपूर्ण जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक में होता है, कि पूरा का पूरा जो भी उसमें जो उसका द्रव्यमान जो उसका मास होता है वो पूरा नाभि में होता है। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं एक मार्ग में। यह बताया था रदरफोर्ड ने। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना बहुत ही छोटा होता है। जो परमाणु होता है उसका आकार बड़ा होता है, और जो नाभिक का आकार होता है उसका आकार बहुत ही छोटा होता है। अब आपको ये समझ आ गया रदरफोर्ड मॉडल जो था उसका, वो समझ आ गया परमाणु का मॉडल। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि कैसे जो किरणें हैं वो जा रही हैं, कैसे उल्टी आ रही हैं, और कैसे वो थोड़े थोड़े भागों में मुड़ रही हैं। अब है हमारा, अब जो रदरफोर्ड था वो नहीं बता पाया था कि जो इलेक्ट्रॉन है, अब हम ये समझेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के बाहर तो घूम रहे हैं, लेकिन वो घूमते घूमते अपनी ऊर्जा भी गवाएंगे, और उस ऊर्जा को गवाते गवाते वो एकदम जाकर उस नाभि में गिर पड़ेंगे। और अगर वो नाभि में गिर गए तो परमाणु अस्तित्व हो जाएगा। लेकिन ऐसा हमें पता है कि परमाणु अस्तित्व होता ही नहीं है कभी भी, परमाणु हमेशा स्थिर होता है। तो ये नहीं बता पाए थे कि ऐसा क्यों होता है, इसलिए उनका भी जो मॉडल था वो भी रद्द कर दिया गया था। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे बोहर का जो परमाणु मॉडल है वो पढ़ेंगे, और उन्होंने बताया था कि जो परमाणु है वो कैसे स्थिर होता है और कैसे जो इलेक्ट्रॉन है उसके आसपास घूमते हैं। तो वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। और आप इसको ज़रूर पढ़ना क्योंकि ये आपके पेपर में भी आएगा।